हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासनकाल में जो मुफ्ती और इक्ता थे वो राजस्व को इकट्ठा करते थे और राजा तक या फिर सुल्तान तक इन राजस्व को पहुंचाने का कार्य किया करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि सल्तनत काल के समय में अलाउद्दीन खिलजी और या फिर उनका जो तुगलक वंश है उनके शासनकाल में उन लोगों ने अपने राजस्व को उन लोगों ने अपने किंगडम का विस्तार करने के लिए जंगलों की कटाई करना शुरू कर दी और वहाँ पर अपने लिए एक नए एरियाज़ का निर्माण वो लोग करने लगे। जो सैनिक व्यवस्था थी वहाँ पर वो लोग करने लगे। तो इसको हम लोगों ने कल देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हम लोग का न्यू पैराग्राफ है। इसी हेडलाइन का नेक्स्ट पैराग्राफ है, एज द दिल्ली सल्तनत ब्रॉट द हिंटरलैंड। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा हमसे कॉल करके या फिर मैसेज करके। और आप लोग जो भी हम चैप्टर पढ़ाएं उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फिगर्स हों उन फिगर्स को आप लोग अपनी कॉपी पे बनाया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under the control, they forced the landed chieftains, the Samant, aristocrat and rich landlords to accept their authority. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर होकर के और भी मतलब शहरों के अंदर वाले जो इलाके हैं उनके ऊपर भी अपना अधिकार करना चाहते थे, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और आमतौर पर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। यानी जो मेन रीज़न था, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का जो मेन मुख्य सिटी है वहाँ पर तो वो शासन कर रहे थे, लेकिन उनके क्षेत्र के अगल बगल में जो गांव थे, जो कस्बे थे, उन जगहों पर भी उनका आधिपत्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस गाँव से या फिर उस जगह से रिलेटेड जो सामंत हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको ये अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिए। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के शासनकाल में। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शंस ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। देखिए, अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। यानी अब ये जो मुफ्ती और या फिर जो इक्ता व्यवस्था थी, इसको हटाते हुए अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में क्या करते हैं? राजस्व को डायरेक्ट अपने अंडर में लेके आते हैं, अपने नियंत्रण में लेके आते हैं। द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टेन ऑफ द लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। जो स्थानीय सामंत जो थे, उन सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। कहा गया जो स्थानीय सामंत हैं कि आप लोग खुद अब कोई टैक्स नहीं लेंगे, हम आप लोग के मालिक हैं और आप हम लोग को टैक्स देंगे। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया। अब जो गांव के मुखिया हैं या फिर जो जमींदार हैं, अब आप ऐसा नहीं है कि आप जो मुफ्ती हैं या फिर इक्ता हैं तो आप क्या करेंगे? सिर्फ कर इकट्ठा करेंगे। आप कर नहीं करेंगे इकट्ठा, हम कर इकट्ठा करेंगे और आप भी हमको कर देंगे, टैक्स देंगे। अब ये व्यवस्था लागू कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कर दिया। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर्स measured the land and kept careful account. Some of the old chieftains and landlords served the sultan as revenue collectors and as assessors. सुल्तानों के प्रशासकों ने जमीन की देख रेख की और इसका हिसाब अच्छे से रहे, इसकी सावधानी का बहुत अच्छे से ध्यान उन लोगों ने रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और उसको वसूल करने के लिए आधिकारिक रूप से सल्तनत की नौकरी कर रहे थे। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया था कि जो आप जाएंगे और कर इकट्ठा करके हमको लाके देंगे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वहाँ पर 3 प्रकार के कर चल रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड द
Heraz and amounting of the about 15% of the peasant produced, second on cattle and third on houses। देखिए, पहला इनका कर किस पे था? कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। खराज यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि पर लगाया गया जो टैक्स था उसको खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज पर लगभग का मतलब जो भी उपज उनका हो उसका लगभग 50% अब हमको देना है। दूसरा था मवेशियों पर, मतलब जो पशुपालन करते थे उनके ऊपर, और तीसरा था घरों पर, यानी 3 जगहों पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कर लगाए गए थे। It is important to remember that large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultan. It was difficult to control distant provinces like the Bengal from the Delhi and soon after annexing the southern India. यह बात याद रखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। अभी भी दिल्ली के सुल्तान जो थे वो भारत के बहुत ज़्यादा जगहों पर अभी तक शासन नहीं कर पाए थे। दिल्ली से बंगाल जैसे दिल्ली से बंगाल जैसे जो डिस्टेंस वाला जो एरिया था, ऐसे प्रांतों पर नियंत्रण करना थोड़ा कठिन था क्योंकि दूर भी तो था। और दिया है annexing साउथर्न इंडिया द इंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट। और इस तरह से इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा सुल्तानों के अधिकार से ही बाहर था, अभी भी उनसे वो वंचित थे। बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर annexing, बंगाल से दिल्ली जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कर पाना थोड़ा कठिन था, इसलिए दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। ठीक है। इवन द गैंगस्टिक प्लान देयर वर फॉरेस्टेड एरिया द सुल्तान फोर्स्ड कुड नॉट पेनिट्रेटेड, लोकल चिफ्टेन एस्टैब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। यानी जैसे ही वो वहाँ से युद्ध करके हटे, दिल्ली के लिए वापस गए, तो वहाँ पर फिर से उनका अपना एक शासन क्या हो जाता था, जो क्षेत्रीय लोग थे उनका शासन फिर से वो स्वतंत्र हो जाते थे शासन करने के लिए। Local chieftain established their rule in this region. Sometimes rulers like the Alauddin Khilji and the Muhammad Tughlaq could force their control in this area, but not for a short duration. स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती से अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो भी अधिकार कुछ समय तक ही रह पाता था, क्योंकि जब वो चले जाते थे तो स्थानीय शासन वहाँ पे था होने लगता था। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों, कल इसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे चिफ्टेन एंड देयर फोर्टिफिकेशन। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बच्चों।